तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो नेक्स्ट दोस्त, अपने पास क्या आता है बेसिकली सेल थ्योरी। अब देखिए यहाँ इस डायग्राम्स के अंदर देखिए, आप पहले सिंपली सेल थ्योरी क्या है देखिए। तो दोस्त देखिए, जितना भी वर्क हिस्ट्री में सेल या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट को लेके हुआ है ना, जितना भी वर्क हिस्ट्री में हुआ, पास्ट टाइम में जितना भी वर्क हुआ सेल के स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके, उसको क्या किया गया दोस्त, उसको पेपर फॉर्म में उसे समराइज या फिर पब्लिश कर दिया गया। पेपर फॉर्म में उसे समराइज या फिर पब्लिश कर दिया गया और उसे कंबाइंडली क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी। क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी, है ना। अब इस सेल थ्योरी में बेसिकली जो है, तो जो मेजर नाम आते हैं वो दोस्त किस किस के हैं, जैसे स्केलेडन और स्वान। अब देखिए दोस्त, ये दोनों ही क्या थे दोस्त, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जिसमें ये स्वान जो थे ये क्या थे, बेसिकली बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे। और ये स्केलेडन जो थे ये क्या थे, बेसिकली जूलॉजिस्ट थे, ये किसके ऊपर स्टडीज परफॉर्म करते थे, एनिमल्स के ऊपर। तो इसके जो कुछ मेजर स्टेटमेंट्स हैं सेल थ्योरी के, अब हम उन्हें जानते हैं ना। तो इसके अंदर जो जो पहला मेजर स्टेटमेंट अपने पास आता है वो क्या है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये, जितने भी ऑल लिविंग बीइंग्स हैं उनकी सेल्स। इसे हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, ये हुआ। इसके बाद दोस्त क्या है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। अब क्या है, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दोस्त बेसिकली क्या होती है, ये क्या है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए की जाती है सेल द्वारा ही। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये क्या है, टू टाइप्स की होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, अब ये दोनों अलग अलग क्यों है, ये दोनों एनर्जी को लेकर ही अलग अलग है। एनर्जी को लेकर कैसे दोस्त, देखिए इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के बाद अगर एनर्जी निकल रही हो, है ना, एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो वो रिएक्शंस क्या हो जाती है दोस्त, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो रही है, कैटाबॉलिक। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएंगे, है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है, और ये जो है किसके अंदर, सेल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, सेल्स के द्वारा ही। अब देखिए तीसरा पॉइंट दोस्त अपने पास क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या फिर जिसे हम कंबाइनली क्या कह सकते हैं, यूनिसेलुलर ई सेलुलर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी सेल्स हैं अभी जो प्रेजेंट हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुई है। पेरेंट सेल्स ने किसको, ऑफस्प्रिंग सेल्स को बर्थ दी है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद दोस्त नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल। इसके बाद जो पॉइंट है सेल थ्योरी में वो क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल, जैसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब देखिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म, वो किसकी कंबाइंड एक्टिविटीज का रिजल्ट है, अल्टीमेटली किसकी, सेल्स। ये भी हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सब क्या है, जो भी वर्क हमारा हिस्ट्री में सेल्स को लेके हुआ था या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट को लेके हुआ था, उसे क्या है, पेपर फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया और उसे नाम दे दिया गया कि ये क्या है, सेल थ्योरी है। मेजर नाम इसके अंदर क्या आते हैं, स्लेडन और स्वान, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब दोस्त यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज ये भी है कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरीज आर वायरस। वायरस जो है ये क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, मतलब इनके ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होती दोस्त, बेसिकली ये समझिए। ये देखिए दोस्त, जो पहला पॉइंट है, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्या कह रहा है कि जितने भी लिविंग बीइंग है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल्स। जबकि दोस्त देखिए जो वायरस होते हैं ये क्या है, न तो ये पूरी तरह लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग। जब ये शरीर के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें क्या रेफर किया जाता है कि ये लिविंग है, और जब ये बाहर होते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है कि ये नॉन लिविंग है ना। तो ये दोस्त क्या है, न तो कम्प्लीटली ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। तो इनके ऊपर ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद दोस्त देखिए,
तीसरा पॉइंट ये जो है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रुडोल्फ विर्क्यू ने प्रपोज किया था, ये पॉइंट भी इन वायरसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वो दोस्त कैसे, देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना, एनवायरमेंटल चेंजेस, या फिर जब एनवायरमेंट की कंडीशन जो है वो बहुत जल्दी से अचानक से अगर चेंज हो जाती है, तो वो भी किसकी, वायरसेस की, वायरसेस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। वो एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर कभी अचानक से चेंज हो जाती हैं, तो उनकी वजह से भी क्या है, बहुत सारे वायरसेस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वही दोस्त ये पॉइंट भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है ना, तो इसीलिए क्या है, सेल्स थ्योरी के ऊपर ये क्या है, एक्सेप्शन है वायरसेस। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, है ना। तो सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखिए दोस्त क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या है, जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई है, या जिनकी बॉडी में केवल एक सेल प्रेजेंट है, वो दोस्त मेरे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ए सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स अगर प्रेजेंट हैं, तो वो दोस्त क्या है, मेरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए, मल्टीपल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी विच अज्यूम डिफरेंट फंक्शन, तो उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर। इसके बाद दोस्त देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए डिवीजन ऑफ फ्लेवर क्या है दोस्त, ये समझिए। जैसे हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जैसे मान लीजिए क्या है, ह्यूमंस है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर देखिए क्या है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए सोच रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कौन से सेल्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, है ना, न्यूरोलॉजिकल। वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं या फिर ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर हमारे सेल्स हैं। अगर हम एक्सक्रिएशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो एक्सक्रिएशन के सेल्स डिफरेंट है। तो ये क्या है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है ना, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल्स। तो ये क्या हुआ, ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, काम का बंटवारा हो गया। जितने भी काम है उनको एक ही आदमी नहीं कर रहा है, उनको डिफरेंट डिफरेंट आदमी कर रहा है ना। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल से बॉडी बनी हुई है ना, तो उनके अंदर जो भी फंक्शंस करना है, जैसे मान लीजिए रेस्पायरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, सपोज कर लीजिए एक्सक्रिएशन जो भी हो, डाइजेशन हो, जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है, यही सेल परफॉर्म करेगा सारे। कोई और इस सेल्स के अलावा वहां पे अदर बॉडी नहीं है तो वो परफॉर्म करे इस इन फंक्शंस को। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सेल्स जो है हमारे पास है। तो डिफरेंट फंक्शन के लिए यहाँ डिफरेंट सेल है, तो मतलब यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यहाँ पे एक ही सेल्स को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, है ना। अब देखिए दोस्त यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो यूनिसेलुलर में देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या क्या है, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट। क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर। अब देखिए इसमें तो आप ये भी जानते होंगे कि जो अमीबा है इसका तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना, ये बेसिकली क्या है, प्रोटोजोआ है। ईस्ट है, इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फर्मेंटेशन के लिए, है ना, फर्मेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे क्या है, जो ग्रेप्स वगैरह हैं या जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज कराया जाता है। तो ये सब क्या है दोस्त, हमारी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वहीं मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली इसमें तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। जैसे फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर में। अगर मैं थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर के कंपैरिजन में बात करूं इस चैप्टर की, यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की, तो वो क्या क्या हो जाएंगे दोस्त, जितने भी हमारे क्या है, मोनेरास जितने भी है, मोनेरा वो क्या है दोस्त, वो मेरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वही मोनेरा के बाद वाले जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं वो सब क्या है मेरे, वो मल्टी सेलुलर है। मोनेरा के बाद क्या क्या है दोस्त, बेसिकली प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, ये सब क्या है,
ये सब जो है ये मल्टी सेलुलर है ना। मोनेरा में बेसिकली क्या है, मोनेरा में यूनिसेलुलर क्या है, बैक्टीरिया वगैरह मेनली आते हैं मोनेरा में, ये क्या है यूनिसेलुलर है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो इसके लिए हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो सिंपली अगर मैं दोस्त देखिए आपसे बात करूं तो प्रोकैरियोट्स मेरे क्या है, वो सेल्स जिनके पास जो है या तो न्यूक्लियस ही नहीं है या फिर क्या है उनका न्यूक्लियस क्या है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, किसी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है ना दोस्त। इसके लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप समझिए। जैसे क्या है, मेरे पास डिफरेंट सेल्स हैं, उनके अंदर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें दोस्त क्या क्या आता है मेनली। सबसे बाहर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल के बाहर सबसे आउटर स्ट्रक्चर वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर दोस्त फिर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है ना, बिखरा हुआ जो डेंस फ्लूइड्स है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद दोस्त क्या आता है, जो एक इंटरनल सेंटर में है, ये बेसिकली एक इंटरनल डेंस स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो वही दोस्त यहाँ पे देखिए, वो सेल्स जिनके अंदर या तो न्यूक्लियस है ही नहीं या फिर जिनके अंदर है भी, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, किसी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि बेसिकली यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को बाउंड करती है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है ना। तो वो दोस्त क्या है मेरे प्रोकैरियोट्स। और अब वहीं अगर मैं यूकैरियोट्स को फिर आपको दोबारा से बताऊं तो यूकैरियोट सेल कौन से हैं, वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, उनका न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो ये क्या है, मेरी यूकैरियोट सेल्स है। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट टू इवॉल्व। अर्थ की फॉर्मेशन जैसे ही मेरी अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, ये अगर हम बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से देखें, बिग बैंग थ्योरी में 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग इवेंट। तो उसके 5.5 मिलियन बिलियन ईयर्स अगो लगभग क्या हुआ है, जो है सन की फॉर्मेशन हुई है। सन की फॉर्मेशन तो लगभग इसके 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, अगर मैं आपसे कहूँ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है क्या हुआ है, अर्थ की फॉर्मेशन हुई है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, है अर्थ फॉर्मेशन। तो मैं इसके हिसाब से देखूं तो इसके कुछ ही समय बाद, मतलब इसके 2 बिलियन ईयर्स एगो बाद, मतलब लगभग 3 बिलियन ईयर्स एगो के करीब जो सबसे पहले सेल्स हैं जो मेरे इवॉल्व हुए हैं, वो दोस्त क्या कहलाते हैं, मेरे प्रोकैरियोट सेल्स हैं। वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, फर्स्ट टू इवॉल्व। बेसिकली ये क्या है दोस्त, स्मॉलर इन साइज होते हैं, है ना। और क्या है, सिंपल है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर है। और देखिए दोस्त यहाँ पे और आप ध्यान दीजिए, जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स है ना, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, बेसिकली या तो सिलिया या फिर फ्लैजेलम अटैच्ड हुआ मिलेगा उनकी बॉडी से। ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स क्या है, इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन बाद में हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। ये बेसिकली क्या है, लार्जर होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो इनका क्या है, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इनका क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये सिंपलर थे, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। वहीं अगर हम इनकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगी, प्रोटिस्ट, वही दोबारा से एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन वाला मोनेरा वाले जितने हैं वो इधर आ जाएंगे प्रोकैरियोट में, और मोनेरा के बाद वाले जो है वो सब क्या आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आ जाएंगे। तो वो दोस्त क्या है, इसमें है। अब क्या है दोस्त, ये तो इनकी डिफरेंसेस हो गई, ये इनकी डिफरेंसेस हो गई। अब इनके बाद क्या है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों तरीके के सेल्स में कुछ सिमिलरिटी है, वो देखते हैं। देखिए दोनों के पास क्या है, डीएनए होता है, अपना डीएनए है। इसकी वजह से उनके अंदर क्या है, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स है ना। इसके बाद क्या है, दोनों ही अलाइव है, मतलब जीवित है, दोनों ही क्या है, लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके पास नहीं है, इसके पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास ही है, और दोनों के पास इसके अलावा क्या है, साइटोप्लाज्म भी है ना। तो ये क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है। अब थोड़ा सी अगर हम इनकी फिर से टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखिए, यूकैरियोट्स का यू का मतलब क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू। इनके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। वहीं प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, ट्रू मतलब होता है बिफोर, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जब डेवलप नहीं हुआ था जिन सेल्स में अर्थ
फॉर्मेशन के बाद उनसे पहले वाले सेल्स जो है ना, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई नहीं थी या फिर जहां से शुरुआत हुई थी, वो सेल्स मेरे कौन से कहलाते हैं? प्रोकैरियोट सेल। देखिए प्रोकैरियोट सेल्स lack various membrane bound organelles such as mitochondria, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, etc। इन सबको हम इन डिटेल्स में क्या है डिस्कस करेंगे आगे। तो क्या है, ये सब जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं। अब देखिए फिर दोस्त यहाँ पे याद रखने वाली बात आ जाती है क्या, कि वायरसेस आर नाइदर प्रोकैरियोट्स नाइदर यूकैरियोट्स। वायरसेस जो है वो न तो सेल थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे थे और न ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा वायरस क्या है, इन दोनों के ही एक्सेप्शन है। अब मुझे लगता है आपको दोस्त ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपने पास बेसिकली दोस्त आता है सेल साइजेस एंड सेल शेप्स। अब मैं जैसे पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट साइज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यहाँ पे हम क्या थोड़े से और कुछ स्पेसिफिक सेल शेप और सेल साइज की बात करेंगे। तो देखिए सेल शेप्स जो है बेसिकली मेरे वो क्या है, ये क्या है, ये थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट्स है ना, 3D। इसमें क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आ जाएंगी। जबकि सेल साइज जो है वो क्या है मेरा, वो 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट है जिसमें केवल क्या आएगा, लेंथ और ब्रेथ आएगा। ये समझ लीजिए। सेल्स में भी स्पिंडल शेप्ड, एग्जांपल मसल सेल्स। स्पिंडल शेप जैसे इनके जो एंड्स हैं वो टेपरिंग हो और जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा क्या हो, बल्की हो। तो ऐसे भी सेल्स हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, मसल सेल्स। नर्व सेल एलोंगेटेड, एलोंगेटेड अभी क्यों है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में जो है क्या है, इनको मैसेज कैरीड आउट करना होता है ज्यादा से ज्यादा पार्ट में, तो जिसके लिए इसका शेप कैसा है, एलोंगेटेड है। ओवल शेप्स के होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, क्यूबोइडल शेप्स के हैं जर्म सेल्स, है ना। ब्रांच्ड ओस्टियोसाइट एंड क्रोमेटाफोर्स, ब्रांच सेल्स के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे ओस्टियोसाइट जो कि क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, है ना। इसके अलावा क्या है, क्रोमेटाफोर्स। क्रोमेटाफोर्स दोस्त बेसिकली क्या होते हैं, एनिमल्स की स्किन के कलर के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एनिमल स्किन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या है मेरे, क्रोमेटाफोर्स एनिमल्स की। इन एनिमल्स में दोस्त बेसिकली क्या आएगा, जैसे रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, है ना। तो इन सब के लिए एम्फीबियंस। अगर मैं वहीं आपसे थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करूं ह्यूमंस की, ह्यूमंस या फिर मेमल्स की, तो वहां पे एनी सेल्स को क्या कहा जाता है, मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, है ना। याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि कलर के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, एनिमल्स में क्रोमेटाफोर, वही मैमल्स में इन सेल्स को क्या कहते हैं, मेलेनोसाइट्स। तो ये क्या है, डिफरेंट सेल शेप्स है हमारे पास। अब वहीं पे अगर हम बात करें तो दोस्त देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बहुत सारे सेल्स जो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, जिसमें जैसे हम देख चुके हैं पहले क्या क्या है, अमीबा और WBC। इसे भी याद रखिएगा दोस्त, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है अपने ब्लड के अंदर, उनका कोई कोई फिक्स्ड शेप नहीं है ना। अब इसके बाद बात आती है सेल साइजेस की। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, ये क्या है, 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट है ना। इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही मेजर करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई नर्व सेल मान लीजिए, हमने कहा कि एलोंगेटेड है ना, लंबे हैं बहुत ज्यादा, तो अब सेल साइज के अंदर हम क्या नापेंगे इसका, वो लंबे हैं तो वो कितने लंबे हैं। ओवल में ऐसे ही हम अगर सेल साइज को देखें तो ओवल में हम क्या नापेंगे, जैसे अगर वो मोटे हैं तो वो कितने मोटे हैं। थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिकल वर्ड्स को इसमें ज्यादा यूज करते हैं सेल साइज के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट्स साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, है ना। जैसा ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल सेल्स है वो क्या है, 0.5 mm से 5.5 mm तक हो सकती है। ह्यूमन RBC जो है ये 7 to 20 mm, ह्यूमन लीवर किडनी सेल जो है ये 22 से 30 mm लगभग हो सकते हैं इनका साइज जो है। और लॉन्गेस्ट सेल जो कि नर्व सेल्स है उनका साइज लगभग कितना होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर है ना। सबसे छोटा 0.1, ये याद रखिएगा, 0.1 to 0.5, और सबसे बड़ा वही 90 से लगभग 100 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। तो ये याद रख लीजिएगा आप, है ना। सेल शेप और सेल साइज की बात होगी। यहाँ पे इस डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे आपके और डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर क्या है, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड सेल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ये हम पहले देख ही चुके हैं। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए डिफरेंट सेल्स के शेप और साइजेस दिए हुए हैं, इनसे क्या है आपको और अच्छे से समझ में आएगा।